नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएएस पीसीएस द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की न्यू एनसीईआरटी सीरीज समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। इसके पहले हमने अध्याय 9 को कवर किया था जो कि पॉलिटी से ही रिलेटेड था। जो भी अभ्यर्थी अभी चैनल पर नए हैं उन्होंने पिछले एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, जो नई एनसीईआरटी सीरीज है, तो वे जा कर के प्लेलिस्ट में कक्षा 6 की एनसीईआरटी और 7 की एनसीईआरटी देख सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका योगदान हमारे लिए और अति महत्वपूर्ण है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है और नए नए वीडियो बनाने में। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, 2026 पीसीएस प्री का जो टेस्ट सीरीज है वो जिन्हें ज्वाइन करना है वे ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी शुरू हो चुका है। शुरू करते हैं भारत का संविधान एक परिचय। जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि हम उस संविधान के अनुसार कार्य करें जिसे हमने अपनाया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही हम अपने देश को महान बना सकते हैं। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सर्वोपरि अथक शारीरिक और मानसिक परिश्रम के साथ साथ उत्कृष्ट नैतिक पुनर्जीवन की भी आवश्यकता होगी। हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि इन संस्थाओं में कार्य करने वाले दूसरों के विचारों का सम्मान करें तथा लचीलेपन और समन्वय के साथ कार्य करें। किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने कहा था। बहुत अच्छी बात कही है, ठीक है, कि क्या है, दूसरों के विचारों का सम्मान करें तथा लचीलेपन और समन्वय के साथ भी कार्य करें। लोकतांत्रिक संस्थाएं तभी सफल हो पाएंगी। आगे बढ़ते महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे जो इस अध्याय में हम जानने वाले हैं उसके बारे में। पहला है कि संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। दूसरा है भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, यानी भारतीय संविधान कैसे बना, उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत अति महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के, जहां आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं परीक्षाओं में, तो ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तीसरा प्रश्न है कि हमारे स्वाधीनता संग्राम और सभ्यता की विरासत ने संविधान को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे स्वाधीनता संग्राम और सभ्यता की विरासत ने संविधान को प्रभावित किया। चौथा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? 70 वर्ष से पहले लिखा गया संविधान आज भी प्रासंगिक क्यों है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में हम जानेंगे और यह आज भी क्यों प्रासंगिक है, ठीक है। इतने 70 साल पहले लिखा गया जो संविधान आज भी क्यों प्रासंगिक है, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। चित्र 10.1 देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड की झलकियां, ठीक है। ये है, ये तमिलनाडु की झांकी दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। यह भी जनवरी की एक ठंड सुबह थी, जैसे हर गणतंत्र दिवस पर होती है। माँ की आवाज़ घर में गूंजी, उठ जाओ, समय हो गया है, नहीं तो परेड छूट जाएगी। पापा पहले ही जाग चुके थे। उन्होंने टेलीविज़न पर दूरदर्शन लगाया और बोले, कुमार, निहारिका, जल्दी आओ, परेड शुरू हो गई है। अपने अपने गर्म बिस्तर से कूदकर भागे और दूरदर्शन के सामने उत्सुकता से बैठ गए ताकि गणतंत्र दिवस परेड का एक भी पल छूट ना जाए। तो यह हमने कहानी से समझा, हम लोगों ने बचपन में देखा, अभी भी हम लोग जब परेड होता है तो हम लोग टीवी पर देखते हैं उस चीज़ को। एक शब्द है हीलियम, समझ लेते हैं क्या है हीलियम। हीलियम एक गैस है जो कागज या स्याही के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या है नहीं करती है।
यही कारण है कि यह मूल संविधान की प्रति को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक है। तो हीलियम क्या है? गैस है, गुब्बारों में भरी जाती है, जो बहुत ऊंचाई तक उड़ती है। ठीक है, यहाँ से भी देखिए प्रश्न बनता है। तो क्या है? जो कागज या स्याही के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य पथ पर तिरंगे के फहराने, शानदार मार्चिंग बैंड और रंग बिरंगे प्रदर्शनों को देखकर पूरे कमरे में गर्व और उत्साह की भावना फैल गई। 26 जनवरी भारत के लिए एक विशेष दिन है। इसी दिन वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन का हमारे संविधान से गहरा संबंध है। तो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देश आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन संविधान क्या है? बनकर रेडी हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। चित्र में दिखाई गई पुस्तक हमारा संविधान है। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे संसद में एक हीलियम के भरे कांच के डिब्बे में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है। परंतु वास्तव में संविधान है क्या और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो यह हमारा संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हीलियम गैस के भरे कांच के डिब्बे में संरक्षित भारत के संविधान की क्या है? ये मूल प्रति है, ओरिजिनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनरावलोकन करते हैं कि हमने कक्षा 6 में क्या पढ़ा था। कक्षा 6 में हमने संविधान शब्द का अर्थ जाना था। यह एक ऐसा प्रलेख जो किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों की नींव रखता है। अगर कोई पूछे कि संविधान क्या होता है तो क्या कहेंगे कि यह एक ऐसा प्रलेख होता है जो किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों की नींव रखता है। अब तीन के छोटे समूहों में बैठकर सभी प्रश्नों, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। भारत का संविधान एक ऐसा प्रलेख है जिसका पालन करने की प्रतिज्ञा हमारे देश के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी करते हैं। ठीक है, प्रतिज्ञा करते हैं हम लोग। तो पहला है, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वे संरक्षित सुरक्षित रखेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ और न्यायाधीश या संकल्प लेते हैं कि वे संविधान के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो राष्ट्रपति क्या है? भारत का संविधान एक ऐसा प्रलेख जिसका पालन करने की प्रतिज्ञा हमारे देश के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी करते हैं। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वे इसे संरक्षित सुरक्षित रखेंगे और इसकी क्या है? रक्षा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम, मंत्रिपरिषद के सदस्य और न्यायाधीश या संकल्प लेते हैं कि वे संविधान के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि संविधान क्या है। सरल शब्दों में कहें तो संविधान वह प्रलेख है जो किसी देश के मूल सिद्धांतों कानूनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। ठीक है, हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा था। यह निम्नलिखित बातों को निर्धारित करता है। समझते हैं कौन कौन सी बातों को निर्धारित करता है। पहला, सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, भूमिकाएं और उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। दूसरा है कि इन तीनों अंगों के मध्य यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था जिससे निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो, यानी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित हो। तो वह निर्धारित करता है किसके बीच? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन, नियंत्रण और निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तीसरा है, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख करता है। ठीक है। चौथा है, राष्ट्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं की क्या है? रूपरेखा है। तो हमने समझ लिया, ठीक है, कि सिद्धांतों और कानूनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। ये जो निम्नलिखित बातें हैं ये सभी इनको निर्धारित करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों, समझते हैं कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। कल्पना कीजिए कि आपके विद्यालय की टीम कबड्डी के राज्य स्तरीय फाइनल मैच में पहुंच गई। प्रतिद्वंदी टीम बहुत सशक्त है और पिछले 2 वर्षों से लगातार विजेता रही है। इस बार वे तीसरी बार जीत कर हैट्रिक बनाना चाहते हैं, लेकिन खेल आरंभ होता है और आपकी टीम की एक खिलाड़ी सामने वाली टीम की एक खिलाड़ी को आउट कर देती है। तभी क्या है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। विरोधी टीम की खिलाड़ी कहती है कि वे आपकी टीम के खिलाड़ी द्वारा पकड़े जाने से पहले ही अपनी टीम के क्षेत्र में वापस पहुंच गई थी। रेफरी ने देखा कि वह खिलाड़ी वास्तव में आउट थी। स्थिति को सहजता से सुलझाने के लिए रेफरी एक छोटी सी नियम पुस्तिका निकालती है। दोनों टीमों के कप्तान रेफरी के साथ मिलकर नियमों को देखते हैं और सहमत होते हैं कि वह खिलाड़ी आउट थे। इस प्रकार आपकी टीम राज्य स्तरीय ट्रॉफी जीत जाती है। यदि रेफरी और टीम कप्तानों के पास ऐसी कोई नियम पुस्तिका नहीं होती तो क्या हो सकता था? सभी लोग उस नियम पुस्तिका का पालन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक होता है कि अगर टीम कप्तान उस नियम पुस्तिका को मानने से मना कर देता तो क्या होता है? सोचिए आप। ये छोटी छोटी कहानियाँ भी देखिए जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, इससे पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि ये सब कहानियाँ जो हम निबंध लेखन में हम प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से आसान भाषा में हम किसी चीज़ को समझा सकते हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये कहानियाँ बकवास हैं या ये तो मुझे समझ है। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं जिन्हों बेसिक समझ चाहिए ही, वो ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को देखें। जिनके पास भाई समझ है वो ना पढ़े, वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास अगर आपको उत्तर लेखन शैली बेहतर करनी है तो आपको पढ़नी चाहिए। इससे आपको शब्द भी मिलता है, व्यवस्थापित तरीके से हम किसी भी प्रश्न के उत्तर दे सकते, लिख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि कैसे करें। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं रहना चाहिए, हमें जो दिया है चीज़ों को उसको समझना, पढ़ना, लिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि किसी ऐसे खेल के बारे में सोचिए जिसे आप प्रायः खेलते हैं और उसमें पालन किए जाने वाले नियमों की सूची बनाइए। फिर प्रत्येक समूह अपने अपने नियमों की, ठीक है, ये सब आप कर लीजिएगा। तो हमने समझा कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, क्यों, इस कहानी के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान देश के लिए नियम पुस्तिका की तरह ही है। ठीक है, हमने कहानी के माध्यम से पढ़ा कि जो इसमें नियम पुस्तिका थी उसी तरीके क्या है, हमारा संविधान है। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में अनेक खंड और अध्याय होते हैं, उसी प्रकार भारत के संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्ड हैं। प्रत्येक भाग में कई खंड हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का जो संविधान है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है। ध्यान दीजिएगा। जब यह लागू हुआ था तब इसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व में। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1950 के बाद ये संख्याएं क्यों बढ़ाई गई? ठीक है, सोचिए आप, कमेंट सेक्शन में बताइए 1950 के बाद इसमें इतने भाग क्यों हुए और इसकी अनुसूचियां, 4 अनुसूचियां अतिरिक्त क्यों बढ़ी। तो आपने देखा कि ये भी पूछा जाता है, कितने जो अभ्यर्थी नहीं जानते हैं वो ये समझ लें कि यहाँ 25 भाग है वर्तमान संविधान और 22 अनुसूचियां हैं। जब यह लागू हुआ था तब इसमें क्या था, 12 अनुसूचियां हैं। जब यह लागू हुआ था तब इसमें कितना था, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थीं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। बेसिक चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें उसे याद रखिए। परीक्षा में क्या है, ऐसे सवाल को हल करने में समय बचता है जब आपको याद रहता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में दिए गए मूल नियम यह निर्धारित करते हैं कि देश में किस प्रकार की सरकार होगी।
क्या है, संविधान में दिए गए जो मूल नियम यह निर्धारित करते हैं कि देश में क्या है, किस प्रकार की सरकार होगी या कैसे बनेगी और कैसे काम करेगी। यह सब संविधान के जो मूल नियम वो निर्धारित करते हैं। इसमें वे कई मूल नियम सम्मिलित हैं जिन पर हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी, जैसे कि क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन कैसे होता है। ठीक है, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। और वे कैसे कार्य करते हैं। संविधान यह भी बताता है कि कानून कैसे बनाएं, ठीक है, और लागू किए जाएंगे। कार्यपालिका का चुनाव कौन करेगा, न्यायपालिका का क्या है, गठन कैसे होगा, और नागरिकों के क्या अधिकार है और कर्तव्य होंगे, क्या है, यह भी संविधान बताता है। विश्व के अनेक संविधानों की भांति भारतीय संविधान भी देश के उन आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिसके प्रति वह प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो हमने समझा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन कैसे होता है, यह भी संविधान द्वारा निर्धारित है। ठीक है, और संविधान यह भी बताता है कि कानून कैसे बनाए, लागू कैसे किए जाएं, कार्यपालिका का चुनाव कौन करेगा, न्यायपालिका का गठन कौन करेगा, और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या होंगे। तो यह सब संविधान निर्धारित करता है। अब हमने पढ़ा कि विश्व के अनेक संविधानों की बात भारतीय संविधान भी देश के उन आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिनके प्रति वह प्रतिबद्ध है, जैसे सभी के लिए समानता, न्याय, बंधुत्व, विविधता में एकता और स्वतंत्रता। ठीक है, वास्तव में यही मूल्य और आदर्श प्रायः संविधान में लिखे गए कानूनों और सिद्धांतों की क्या है, नींव बनते हैं। ठीक है, समानता, न्याय, बंधुत्व, विविधता में एकता और स्वतंत्रता। अधिकांश संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, देखते हैं इसे। संविधान समाज के मूल्य और आदर्श, राजनीतिक व्यवस्था, सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, सरकार की संरचना और गठन, सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ जो समाज के जो मूल्य हैं यानी वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। राजनीतिक व्यवस्था है, सरकार के विभिन्न अंगों के क्या क्या कार्य होंगे, नागरिकों के अधिकार यानी फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, सरकार की संरचना और गठन, सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, यह सभी सम्मिलित हैं। आगे समझते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यह समझते हैं। मैं आपके प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी कार्यवाही केवल विवेक, जन कल्याण और सच्ची देशभक्ति से ही नहीं बल्कि ज्ञान, सहिष्णुता, न्याय और सभी के प्रति निष्पक्षता से भी युक्त होकर और सबसे बढ़कर उसमें वह दृष्टि हो जो भारत को उसके प्राचीन गौरव की ओर ले जाए और उसे विश्व के महान राष्ट्रों की पंक्ति में सम्मान और समानता का स्थान दिला सके। किसने कहा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष, संविधान निर्माण प्रक्रिया के आरंभ होने पर कहा था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न है कि अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है हर साल पीसीएस में। आगे देखते हैं। जब भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था तब यह आवश्यक हो गया कि हम यह योजना बनाना आरंभ करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम अपना शासन कैसे चलाएंगे। ठीक है, जब भारत क्या है ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था तभी यह आवश्यकता पड़ी कि आगे जब हम स्वतंत्र होंगे तब हम अपना शासन कैसे चलाएंगे। भारत जैसे विशाल सांस्कृतिक रूप से विविध और जटिल देश में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने थे। हमें किस प्रकार की सरकार चाहिए, कौन से नियम और सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करेंगे, मतदान का अधिकार किसे मिलना चाहिए, विवादों का समाधान कैसे किया जाएगा,
ठीक है। इन तथा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वर्ष 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। प्रारंभ में इसमें 389 सदस्य थे, जो भारत के विभाजन के बाद घटकर 299 रह गए। इसमें 15 महिलाएं भी सम्मिलित थीं। ये सदस्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसाय और सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। जो ये 299 सदस्य बाद में बचे थे, ये क्या है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसाय और सामाजिक वर्गों का क्या है, प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसमें प्रारंभ में कितने सदस्य थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया। अंतिम में कितने थे, ये भी। और 15 महिलाएं कौन थी? ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे, कितनी महिलाएं थी, ये भी। और कौन कौन थी महिलाओं के नाम भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए कितना बेसिक सी चीज़ें हैं। कक्षा 7 की एनसीईआरटी में वो सारी चीज़ें आपको जो है बता दी गई हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, बुकों की किताबों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें जो मिला है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसी पर फोकस करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, पहले बेसिक समझ बनाने के बाद फिर स्टैंडर्ड बुक की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थी गलत करते, पहले स्टैंडर्ड बुक की तरफ बढ़ जाते हैं। वे सोचते हैं, वे घबरा जाते हैं कि अरे ये तो मैं जानता नहीं, ये तो मैं जानता। पहले आप बेसिक चीज़ें उठाइए, एनसीईआरटी से शुरू करिए। जो भी नए अभ्यर्थी हैं, जो अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, और कई बार आप इसे दोहराते रहिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगी चीज़ें, समझ में आ जाएगी। कई बार पढ़िए इस चीज़ को, कई बार वीडियो चला करके देखिए, जहाँ नहीं समझ में फिर से उसको देखिए। बहुत सिंपल तरीके में से एनसीईआरटी को लिखा गया, कुछ भी अतिरिक्त नहीं पढ़ना है। बहुत अच्छे से इस बार की जो एनसीईआरटी वो डिज़ाइन की गई है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कहानी के माध्यम से है, डायग्राम वगैरह के माध्यम से है, और आदि माध्यम से, मतलब मैप वगैरह के माध्यम से भी समझा दिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में। शुरुआत में कितने सदस्य थे? 389, और अंतिम में घटकर कितने रह गए? 299। इसमें कितनी महिलाएं थीं? इन 299 में 15 महिलाएं भी सम्मिलित थीं। ठीक है, ये सभी क्या, समाज के विभिन्न वर्गों से आते थे, मतलब विभिन्न वर्गों का क्या प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, इन 15 महिलाओं का नाम भी हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा संविधान कैसे बना? भारतीय संविधान की रचना संविधान सभा द्वारा लगभग 3 वर्षों की अवधि में की गई। यह सभा 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा कि सभा का गठन कब हुआ, तो कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। और इसके सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा चुने गए थे, जो स्वयं जनता द्वारा निर्वाचित थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो यहाँ से भी सवाल पूछा गया। ठीक है, कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यह कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। संविधान निर्माण का जो कार्य है 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, और परिणाम स्वरूप तैयार प्रलेख भारत के संविधान के रूप में 26 जनवरी 1950 को क्या है, अंगीकृत किया गया, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसलिए हम प्रतिवर्ष इस दिन को क्या, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारा क्या है, संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से भी देखिए प्रश्न बने हैं। ठीक है, कब पूरा हुआ? यहाँ से भी। ठीक है, कब अंगीकृत किया गया? यहाँ भी। ठीक है, कब संविधान सभा का गठन हुआ? तो यहाँ भी। तो ये सारे देखिए प्रश्न याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कन्फ्यूजन में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं 26 नवंबर की 26 जनवरी। तो ये अच्छे से याद करते चलिए, बेसिक चीज़ें हैं। संविधान का प्रारंभिक मसौदा संविधान सभा की प्रारूप समिति, ठीक है, द्वारा तैयार किया गया। इसका जो मसौदा है
किसने तैयार, प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। ठीक है, प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया था, तो इसकी अध्यक्षता किसने करा था, डॉक्टर भीम। यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ये चित्र 10.3 में प्रारूप समिति के कुछ अन्य सदस्यों के साथ मध्य में बैठे हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। छोटे छोटे समूहों में मिलकर या पता लगाने का प्रयास कीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से व्यक्ति भारतीय संविधान निर्माण में सम्मिलित हुए थे। इनके लिए आप कौन से स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ढूंढ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को आकार देने और प्रभावित करने वाले कारक कौन से, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से कारक थे जो भारतीय संविधान को क्या प्रभावित करते थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय इसे अनेक कारकों ने प्रभावित किया था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव, ठीक है, विचार, आदर्श प्रमुख थे। साथ ही भारत की सांस्कृतिक और सभ्यात्मक विरासत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के संविधानों से भी उपयोगी बातें ली गई थी। ठीक है, अन्य देश के संविधानों से में जो बातें थी वो भी यहाँ भारतीय संविधान में क्या है, सम्मिलित की गई हैं। जो भी लगा कि हाँ ये ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, तो ये बातें भी अदर देशों के संविधानों से भी ली गई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव क्या था, पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक मुख्य आदर्शों और मूल्यों को संविधान में क्या है, स्थान दिया गया। आदर्शों और मूल्यों को स्वतंत्रता आंदोलन के, ठीक है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान नींव का पत्थर था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कई प्रमुख नेता संविधान सभा के क्या है, सदस्य थे। स्वतंत्रता आंदोलन के जो कई नेता थे वे संविधान सभा के क्या है, सदस्य भी थे। और संविधान, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान नींव की पत्थर था। ठीक है, जिन्होंने अपने अनुभव और विचार संविधान में सम्मिलित किए। जो स्वतंत्र भारत के आंदोलन के जो नेता थे उनके अनुभव विचार संविधान में क्या है, सम्मिलित किए गए, क्योंकि वे संविधान सभा के सदस्य थे। आगे देखते हैं। वे आदर्श और मूल्य हैं, ये आदर्श और मूल्य हैं सभी के लिए क्या है, समानता और न्याय, बंधुत्व यानी भाईचारा, भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संविधान को इन आदर्शों की प्राप्ति के एक साधन और उपाय के रूप में देखना। स्वतंत्रता संग्राम से प्राप्त अनुभव और शिक्षाओं ने अनेक कैसे और क्या संबंधी प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत किया। चित्र 10.41 में देखते हैं संविधान सभा की कार्यवाही का दृश्य ये है। ठीक है, संविधान सभा के लोग हैं। तो हमने समझा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संविधान नींव की पत्थर थी। ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता लोग थे वे संविधान सभा में सम्मिलित थे। उनके अनुभव विचार भी सम्मिलित किए गए। उनके आदर्श मूल्य जो भी थे, समानता, न्याय और बंधुत्व, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, इन सब पर भी प्रश्न बने, कैसे क्या, इन सब को भी उनके अनुभव के माध्यम से सम्मिलित किया गया, यानी उनके विचार भी लिए गए। आगे बढ़ते हैं। चित्र 10.2 और चित्र 10.432 संविधान सभा की कार्रवाई के दृश्य। ठीक है,
आगे देखते हैं, हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार मिले। ये सब सवाल रहा होगा। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग अलग रखी जाएं। हम प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के सम्मान की गारंटी कैसे रखें। यदि हमें संविधान में संशोधन करना हो तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य क्या संबंध होने चाहिए आदि। तो यह सारे सवाल थे कि कैसे मतदान का अधिकार मिले नागरिकों को, कैसे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग उनकी शक्तियाँ कैसे रखी जाएं, मौलिक अधिकारों के सम्मान की गारंटी कैसे हो, ये सारे प्रश्न थे। संविधान में संशोधन कैसे करना हो, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। तो यह सब प्रश्न तो समय इस अध्याय में से हम आगे देखेंगे संविधान में इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सभ्यता की विरासत और इतिहास के बारे में समझते हैं। कक्षा 6 में विविधता में एकता या एक में अनेक नामक अध्याय में हमने पढ़ा था कि कौन सी बातें भारत को राष्ट्र बनाती हैं और किस प्रकार विविधता के भीतर एक गहन एकता समाहित है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते, भारत ने एक राष्ट्र होने की यह संभावना हमारे संविधान में क्या है, अंतर्निहित है। भारत के एक राष्ट्र होने की भावना क्या है, हमारे संविधान में क्या है, अंतर्निहित है। कुछ मौलिक सिद्धांत हमारी संस्कृति में गूढ़ रूप से समाहित हैं, जैसे मत वैभिन्न की स्वीकृति, प्रकृति को पवित्र मानना, ज्ञान और शिक्षा की निरंतर खोज, महिलाओं के प्रति सम्मान तथा वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण परिवार, विश्व एक परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी हो जैसे आदर्श। ये सभी सिद्धांत क्या है, हमारे संविधान में भी विद्यमान है, यद्यपि कहीं कहीं ये थोड़े भिन्न ढंग से व्यक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या है, हमारे संविधान में अंतर्निहित हैं। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है या सर्वे भवन्तु सुखिनः। आगे बढ़ते हैं, पूर्वावलोकन करते हैं। पहले हमने भारत में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के संबंध में पढ़ा था, जैसे जनपदों, संघों, राजाओं और उनकी सभाओं, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, राजधर्म आदि। कुल मिलाकर शासन में जनता की भूमिका और उनके कर्तव्यों पर क्या है, विशेष बल दिया गया था। जब राजा वगैरह थे, ठीक है, तो हमने समझा कि क्या है, तब भी क्या है, जो इनके कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत है, राजधर्म आदि, कुल मिलाकर क्या, शासन में जनता की भूमिका और उनके कर्तव्य क्या है, विशेष बल दे रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक था कि संविधान निर्माता हमारी सभ्यता से प्राप्त इन विचारों को हमारे संविधान में क्या है, समाहित करते। उदाहरणार्थ मौलिक कर्तव्य इसी का एक महत्वपूर्ण अंग है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, विश्व में मिला ज्ञान भारतीय परंपरा के अनुसार आ नो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता, अर्थात सभी दिशाओं से शुभ विचार मेरे पास आए। संविधान निर्माताओं ने फ्रांस, ठीक है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान का क्या है, अध्ययन किया। उन्होंने यह देखा कि कौन से विचार भारतीय संदर्भ में उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उदाहरण फ्रांस के संविधान से लिए गए। ठीक है, स्वतंत्रता की बात, समानता की बात और बंधुत्व की बात यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए, फ्रांस के संविधान से लिए गए, जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 से उत्पन्न हुए थे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित थे। स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ से भी डीपीएसपी से भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी।
तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए। तो देखिए कि किस तरीके से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है, और स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा अमेरिका के संविधान से प्रेरित थी। चित्र 10.5 में देखते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा तैयार की गई थी, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे सिद्धांतों पर क्या है, आधारित थी। इसने विश्व के अनेक भागों में इन मूल्यों के प्रसार में सहायता की और कई देशों यानी फ्रांस सहित के संविधान में इन आदर्शों को अपनाया या अनुकूलित किया। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के कुछ चित्रण। एक प्राचीन गुरुकुल का दृश्य, ठीक है, ये है जहाँ गुरु और शिष्य हैं। चित्र 10.7 रामायण का एक दृश्य, राम की लंका विजय और सीता का पुनरागमन। ये राम और लक्ष्मण और सीता जी लंका विजय के बाद वापस आ रहे हैं। चित्र 10.8 में महाभारत का एक दृश्य, कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश। ठीक है, अर्जुन को गीता का उपदेश कौन दे रहे? कृष्ण। चित्र 10.9 में ओडिशा की मूर्तिकला का एक दृश्य। ये चित्र 10.10 में नटराज की एक छवि। चित्र 10.11 में महाबलीपुरम की मूर्तिकला से एक दृश्य, भगीरथ की तपस्या और गंगा का अवतरण इसमें दिखाया गया। ठीक है, चित्र 10.12 में अकबर और मुगल स्थापत्य कला से संबंधित एक दृश्य, अकबर और ये मुगल स्थापत्य कुछ दिखाया गया है। चित्र 10.13 में नालंदा विश्वविद्यालय का एक प्राचीन दृश्य, जो भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। ये नालंदा जो पूर्व में बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। तो हमने देखा ये संविधान की कुछ प्रतियां। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, इसके बारे में समझते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से परिचित होने से पहले कक्षा 9 में पढ़ी गई कुछ अवधारणाओं का क्या है, पुनरावलोकन करते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा था। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इनकी प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए शक्तियों का पृथक्करण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इनके मध्य क्या, शक्तियों का पृथक्करण अत्यंत आवश्यक है। विधायिका क्या है, कानून निर्माण करती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की अगुवाई में कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है। जो विधायिका कानून निर्माण करती है, प्रधानमंत्री की अगुवाई में क्या है, कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि बनाए गए सभी कानून संविधान के अनुरूप हों। यह भी निर्णय लेती है कि किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ, और यदि उल्लंघन हुआ तो क्या दंड दिया जाना चाहिए। कौन? न्यायपालिका निर्धारित करती है। तो हमने समझा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या है, कार्य अलग अलग हैं। हमारे यहाँ सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, केंद्र, राज्य और स्थानीय यानी पंचायती राज व्यवस्था। केंद्र हो गया, दूसरा राज्य हो गया, तीसरा सबसे निचले स्तर पर स्थानीय यानी पंचायती राज व्यवस्था हो गई। कुछ कार्य और दायित्व केंद्र सरकार के लिए आरक्षित हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरक्षित हैं, जबकि अन्य कार्य राज्य सरकार को सौंपे गए हैं। ठीक है, जो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था, फिर से हमने इसे देख लिया, एक बार रिकॉल कर लिया है। आगे हम देखते हैं। संविधान इन बिंदुओं को व्यापक रूप से क्या निर्धारित करता है। जो ये सभी बिंदु हैं जो हमने अभी पढ़ा, इसे व्यापक रूप से क्या निर्धारित करता है। यह सरकार के प्रत्येक अंग की भूमिका, कार्य, उत्तरदायित्व और जवाबदेही की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऐसा निर्वाचन तंत्र भी निर्धारित किया गया है जिससे देश के प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर सुनिश्चित हो सके। अभी पिछले अध्याय में हमने मतदान की आयु पढ़ी थी 18 वर्ष। ठीक है,
18 वर्ष पूर्ण होने पर हम चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के कुछ उदाहरण हमें सूचना चित्र 10.14 में मिलते हैं। संविधान के अन्य मुख्य पहलू हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करते हैं। कौन? डीपीएसपी। हम जो उदाहरण सूचना चित्र में प्रस्तुत कर रहे हैं वे उन सिद्धांतों का चित्रण करते हैं जिनका पालन शासन व्यवस्था से अपेक्षित था। देखते हैं चित्र 10.14। हाँ, ये है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, ठीक है। कानून के समक्ष समानता। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। ये सभी क्या है? फंडामेंटल राइट हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। ये सब हर वर्ष पूछे जाते हैं, किसी परीक्षा में, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, मिलान वगैरह में आते हैं, तो याद करते चलिएगा, नोट भी करते चलिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व समझ लेते हैं। अनुच्छेद 38 सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 41 में कल्याणकारी सरकार। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 में पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य का संवर्धन लिखा गया, ठीक है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण और वन्यजीव के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई। तो सभी आर्टिकल हैं, आर्टिकल सभी आपको याद होने चाहिए, हर साल इस सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 48A पूछा जाता है, समान नागरिक संहिता पूछा जाता है, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और ये पोषण, जीवन स्तर, ये सब महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज समझ लेते हैं। संविधान उनके आदर्शों और काम में दिया गया। संविधान उनके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है, हमारे कर्तव्य हैं। दूसरा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ये सभी पूरे आपको याद होने चाहिए। फंडामेंटल राइट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल हैं ये सारे याद होने चाहिए। हमारी साझा संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान करना और उसे सुरक्षित रखना, 51 में, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदियाँ और वन्यजीव सम्मिलित हैं की रक्षा करना और जीव मात्र के प्रति दया भाव रखना, में कहा गया है। में कहा गया कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता की ओर प्रयत्न करना जिससे राष्ट्र निरंतर ऊंचाई की ओर बढ़े। में कहा गया कि यदि माता पिता या अभिभावक हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या आश्रित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना है, ठीक है उन्हें। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। हमने मौलिक अधिकार को समझा, हमने डीपीएसपी को भी समझा, ठीक है। तो अभी यहाँ कुछ ही आर्टिकल दिए गए हैं, ये पूरा आप याद कर लीजिए, इसे पूरा देख लीजिएगा। यहाँ मेन दिया हुआ है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के लिए। आपको आसानी से यहाँ क्या है नंबर मिल जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक सेकेंड, ऊपर हमने कुछ छोड़ा था, हाँ ठीक है। तो हमने एक चित्र 10.14 को समझा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें सरकार को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, यानी डीपीएसपी। ये उस दिशा को दर्शाते हैं जिसमें संविधान निर्माताओं ने देश को आगे बढ़ते देखना चाहा था, जिससे कि भारत को सभी नागरिकों के लिए उन्नत बनाया जा सके। उदाहरणार्थ, देश के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे जीवन स्तर का अधिकार मिलना, ठीक है, चाहिए। लेकिन यदि सरकार इन तत्वों का पालन करने का प्रयास नहीं करती है तो कोई व्यक्ति न्यायालय जाकर इसकी शिकायत क्या है नहीं कर सकता, ठीक है, डीपीएसपी में, ठीक है। फंडामेंटल राइट में तो हम जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हम नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व कठोर नियमों की तुलना में दिशा निर्देश जैसे हैं, ठीक है, डीपीएसपी जो है दिशा निर्देश जैसे हैं। दूसरी ओर क्या, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, वे प्रतिज्ञा हैं जिन्हें निभाना क्या है अनिवार्य है। यदि आपके साथ केवल आपकी पहचान के कारण कोई अनुचित व्यवहार करता है तो क्या है, आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ से भी सवाल देखिए है कि फंडामेंटल राइट का जब उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में जब किसी चीज़ का उल्लंघन हो तो हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान निर्माता ने यह व्यवस्था निश्चित उद्देश्य से बनाई थी। वे चाहते थे कि कुछ अधिकार यानी मूल अधिकार ऐसे हों जिन्हें तुरंत प्राप्त किया जा सके, और कुछ बड़े लक्ष्य यानी नीति निर्देशक तत्व ऐसे हों जिन्हें देश की प्रगति के साथ धीरे धीरे प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो डीपीएसपी क्या है, देश की प्रगति के लिए धीरे धीरे प्राप्त किया जाने के लिए बनाया गया, ठीक है, उसके जो नीति निर्देशक तत्व हैं। नीचे दिए गए उद्धरण को पढ़िए। आपके विचार से या संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ दे रहा है? आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि महिलाओं की समानता भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। महोदय, भारत की महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ पूर्ण समानता से अपने वैध अधिकार को लेकर प्रसन्न है। मैं यह इसलिए कहती हूँ कि यह कोई नया सिद्धांत नहीं है जिसे विशेष रूप से इस संविधान के लिए प्रस्तावित किया गया है, बल्कि यह एक आदर्श है जिसे भारत ने लंबे समय से संजो कर रखा है। यद्यपि कुछ समय तक सामाजिक परिस्थितियों ने दुर्भाग्यवश इसे व्यवहारिक रूप से विफल कर दिया। यह संविधान उस आदर्श की पुष्टि करता है और यह प्रभावी आश्वासन देता है कि भारतीय गणराज्य महिलाओं के अधिकारों का विधि के अनुसार पूर्ण सम्मान किया जाएगा। बेगम एजाज रसूल 22 नवंबर 1949 संविधान सभा में बहस के दौरान उन्होंने कहा था। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आप लोग कहीं कोट भी कर सकते हैं जब भी कभी ऐसी बात आई महिलाओं के जीवन से संबंधित किसी निबंध वगैरह में, इनके इस कोटेशन को आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान एक जीवंत प्रलेख है, समझते हैं कैसे। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह समझा था कि समय के साथ और भी नए कानूनों की आवश्यकता उत्पन्न होगी। उदाहरणार्थ, भाग 4A मूल कर्तव्य वर्ष 1976 में जोड़े गए, ठीक है। ये भाग 4.1 में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि संविधान में कोई भी परिवर्तन जिसे संशोधन कहा जाता है संसद में गहन चर्चा और विचार विमर्श के बाद ही स्वीकार किया जाता है। कुछ मामलों में राज्यों की विधानसभाओं में भी चर्चा होती है, ठीक है। अनेक बार आम जनता से भी क्या राय ली जाती है। कुछ संशोधन जन आंदोलन के माध्यम से भी प्रेरित हो सकते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, आप बताइए।
आइए पता लगाते हैं। एक समय था जब नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। यह स्थिति 2004 में बदली, जब एक नागरिक ने इसे देश के प्रति अपने गर्व को व्यक्त करने का अधिकार मानते हुए न्यायालय में चुनौती दी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर सहमति जताई और कहा कि तिरंगा फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है, भाग है। आज हम गर्व के साथ तिरंगा फहरा सकते हैं बशर्ते उसका अपमान ना हो। ठीक है। कक्षा 6 में हमने पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन किया था। यह संविधान का मूल भाग नहीं था। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद क्या है, 74वां संविधान संशोधन हुआ था, नगर पालिका का अध्याय जोड़ा गया था। ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक भी संशोधन होते आ रहे, जैसे EWS का भी संशोधन हुआ। ठीक है। अभी और भी आगे संशोधन होने वाले हैं। नारी वंदन, जो महिलाओं का जो पॉलिटिकल राइट है, उसके बारे में भी देखिए संशोधन होने वाला है। आगे देखते हैं। सरकार भी सभी नागरिकों को प्रस्तावित कानूनों या नियमों में बदलाव के संबंध में सुझाव देने का अवसर प्रदान करती है। अगला पृष्ठ, इसी पर हम प्रकाश डालते हैं। ठीक है। तो किस तरीके से देखा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति 2004 में क्या है, बदली। न्यायालय ने क्या कहा कि तिरंगा फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। ठीक है। और जब पंचायती राज व्यवस्था की भी ज़रूरत हुई तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा उसे भी लाया गया और जोड़ा गया। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान न केवल एक कानूनी प्रलेख नहीं है, अपितु एक कलात्मक रचना भी है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान का मूल पाठ अपनी सुंदर हस्तलिपि में लिखा था और नंदलाल बोस एवं उनके सहयोगियों ने इसके प्रत्येक पृष्ठ को मोहन जोदड़ो से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक ऐतिहासिक दृश्य बनाकर सजाया था। ठीक है। यहाँ भी याद कर लीजिएगा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान के मूल पाठ पर अपनी सुंदर हस्तलिपि से लिखा, हस्तलिपि से। ठीक है। और उसे सजाया किसने, नंदलाल बोस और उनके सहयोगी ने। चित्र 10.6 में देखते हैं। तो आई होप 10.6 हम लोगों ने ऊपर ही समझ लिया है। एक मिनट फिर से चलते हैं। ये है। ठीक है। ये इन्होंने लिखा और एक लोगों ने चित्रित किया। तो ये भी याद करने का विषय है, याद कर लीजिएगा। ये इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान को लिखा किसने और उस पे ये चित्रात्मक अंकन किसने किया। तो लिखा किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और जो नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों ने इसे चित्रित किया संविधान को। आगे बढ़ते हैं। चित्र 10.15 आधार ऑथेंटिफिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल 2020 दिखाया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका को समझना, भारतीय संविधान की मार्गदर्शक मूल्य। ठीक है। इसे समझते हैं उद्देशिका को। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। या प्रियम्बल। संविधान के महत्वपूर्ण मूल्य नीतियों एवं निर्णयों हेतु दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिनका सरकार द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है। नागरिकों
से भी अपेक्षित की जाती है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार इन मूल्यों का क्या है, पालन करें। ये मार्गदर्शक मूल्य पूरे संविधान में समाहित हैं, लेकिन उसका सार उद्देशिका में संक्षिप्त रूप से क्या है, प्रस्तुत है। इसलिए अब हम उद्देशिका का क्या है, अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये उद्देशिका है, पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो यह है प्रेम्बल। ये याद होना चाहिए हमें, ठीक है, कि कितने प्रकार की इसमें न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, समता कितने प्रकार की है, ठीक है, बंधुत्व कितने प्रकार का, ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं। हम भारत के लोग, यह संविधान भारत के लोगों ने स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया और अपनाया है। इस शब्दों का हम अर्थ समझते चलेंगे। ठीक है, हम भारत के लोग मतलब यह संविधान भारत के लोगों ने अपने स्वयं प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया है और अपनाया है, जिसे ना तो किसी राजा ने हमें दिया है, ना ही किसी बाहरी शक्ति ने। संप्रभु का मतलब क्या है? संप्रभु लोकतंत्र में सभी मामलों में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति लोगों में निहित होती है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती, यानी संप्रभु का देश है हम। सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति लोगों में निहित होती है। ठीक है, समाजवादी शब्द समझते हैं। संपत्ति का उत्पादन समाज में होता है और उसका लाभ समाज के बीच साझा होना चाहिए। सरकार भूमि और उद्योग के स्वामित्व को नियंत्रित कर सकती है, जिससे सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके। समाजवादी का अर्थ हो गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म अपनाने और पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत का क्या है, कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्म, विश्वासों और आचारों के साथ क्या है, समान व्यवहार करती है, यानी हम पंथ निरपेक्ष देश हैं। लोकतांत्रिक क्या होता है? एक प्रकार की सरकार जिसमें लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार होते हैं। वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उन्हें जवाबदेह रखते हैं। सरकार कुछ मूलभूत नियमों के अनुसार चलाई जाती है। ठीक है, जहां वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक, तो भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। बंधुता, हम सभी को एक परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार करना चाहिए। किसी को भी दूसरे नागरिकों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, यानी भाईचारे की बात है। आगे है गणराज्य। राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत, यानी राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचित होता है, ना कि हमारे यहाँ वंशानुगत। तो इसका अर्थ हो क्या, गणराज्य है भारत, गणराज्य। ठीक है, न्याय, नागरिकों के जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचित समूहों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इसका अर्थ हो न्याय। स्वतंत्रता, नागरिकों के सोचने और विचार व्यक्त करने और विश्वासों के अनुसार कार्य करने पर कोई अनुचित रोक नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता अर्थ हो गया। समानता, कानून के समक्ष सभी समान हैं। ठीक है,
सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाना चाहिए, सभी को समान अवसर प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। तो इसीलिए क्या है, आरक्षण लागू है, समानता की बात करता है कि सभी को क्या समान अवसर मिले। तुमने देखा कि क्या है, भारत क्या है, संप्रभु है, लोकतांत्रिक देश है और गणराज्य है। यहाँ क्या समाजवादी पंथ निरपेक्ष की बात करता है, बंधुता की बात करता है, स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो ये प्रियम्बल में ये सारी बातें लिखी गई हैं, इसका हमने अर्थ समझ लिया कि क्या है, हम भारत के लोग कौन हैं, संप्रभु क्या है, समाजवादी शब्द क्या होता है, पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं, ठीक है, बंधुता क्या है, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है और गणराज्य क्या है। तो बहुत अच्छे से हमने प्रियम्बल को क्लियर कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आप पढ़िए, आपको प्रियम्बल पूरा याद होना चाहिए। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ से भी सवाल पूछे गए कब जोड़ा गया समाजवादी और ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ऊपर हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी है जो जोड़ा गया था 1976 में। वे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, आगे पता लगाते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित विशेषताओं की सूची दी गई है, इन्हें दिए गए चित्र में ध्यान से पढ़िए और अपने आसपास के दैनिक जीवन में इन मूल्यों के पालन के उदाहरण लिखिए। 2 उदाहरण दीजिए जिससे आपको अभ्यास पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, प्रस्तावना की विशेषताएं, हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे देखते हैं। तो संप्रभु देश के विकास के लिए खुद कानून बनाती है। ठीक है, आंतरिक मामलों में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती है, हमने अभी पढ़ा ही है। पंथ निरपेक्ष, किसी व्यक्ति को अपने जाति धर्म के रीति रिवाजों का पालन करना और वह दूसरे के जीवन में बाधा नहीं डालता है तो उसे इसके लिए राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। गणतंत्र देश प्रमुख वंशानुगत नहीं है, कोई भी चुनाव यहाँ लड़ सकता है। ठीक है, 2 प्रकार 2 हमने देख लिए। पहला कि यहाँ जो है गणतंत्र यानी यहाँ का जो अध्यक्ष है वे वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति चुनाव होता है उनके लिए। और यहाँ क्या है, कोई भी जो आम नागरिक क्या है चुनाव लड़ सकता है। न्याय, राज्य नौकरियों में अवसरों में सभी नागरिकों को जाति धर्म और लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना समान अवसर प्रदान करता है। और क्या है दूसरा, समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाता है। स्वतंत्रता, जैसे हम कोई भी पेशा यहाँ अपना सकते हैं, सोशल मीडिया हम चला सकते हैं, तो हम स्वतंत्र हैं। समानता, जैसे पार्क अस्पताल आदि में किसी के साथ क्या है भेदभाव नहीं किया जाता, सबको वोट डालने का भी अधिकार है। बंधुत्व, आपदा के समय हम एक दूसरे की सहायता करते, खेल मैदान में भी हम टीम भावना में होते, तो बंधुत्व यानी भाईचारे की बात है। तो ये सामान्य जीवन में है कि जब भी आपदा आती है खेल मैदान में हम टीम भावना, तो हम एक हो जाते हैं। तो हमने समझ लिया सभी अच्छे से। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या इस अध्याय में पढ़ा। भारतीय संविधान एक मार्गदर्शक नियम पुस्तिका है, ये हमने समझा, जो सभी नागरिकों के अधिकारों की क्या है रक्षा करता है। नागरिकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का या फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या है पालन करें, जैसे तिरंगा की रक्षा करना, उसका अपमान न करना, राष्ट्रगान का अपमान न करना। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना, एजुकेशन दिलाना छोटे बच्चों को माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम जो कर्तव्य है उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे हमने पढ़ा कि भारत की समृद्ध सभ्यता की विरासत, स्वतंत्रता संग्राम और अन्य देशों के संविधानों से ली गई अच्छी परंपराएं भारतीय संविधान के क्या है निर्माण में सहायक रही। जैसे अमेरिका के संविधान से हमने चीज़ें लिए, फ्रांस के संविधान से लिए, आयरलैंड के संविधान से ली, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ चीज़ें ली। तो इस तरीके से हमने तमाम देशों से जो अच्छी अच्छी परंपराएं उसको संविधान में क्या समाहित किया है।
संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना तथा उसकी संसदीय प्रणाली को क्या है, परिभाषित करती है। ये भी हमने समझा। आगे हमने पढ़ा कि यह एक जीवंत प्रलेख है, कौन, संविधान, जिसे देश की आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर क्या है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, कई सारे जैसे 1976 में संशोधन हुए। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज जोड़ा गया, उसके बाद EWS है, उसके बाद अभी और भी संशोधन हुए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि कैसे ये जीवंत प्रलेख है। प्रश्न क्रियाकलाप देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, संविधान सभा में भारत के विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, आपके अनुसार ऐसा क्यों महत्वपूर्ण था? विचार कीजिए आप। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और पहचानिए कि इसमें भारतीय संविधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं या मूल्य दिखाई देते हैं, ये भी आप कीजिएगा। ठीक है, जैसे सीना, रजत और हर्ष एक पंक्ति में खड़े थे, वे आम चुनावों में अपना पहला वोट डालने के लिए उत्साहित, तो क्या, वोट राइट यानी मतदान देने का अधिकार। राधा, इमोन और हरप्रीत एक ही विद्यालय की एक ही कक्षा में पढ़ते थे, यहाँ क्या हो गया, शिक्षा का अधिकार। माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, तो यहाँ हो गया मौलिक कर्तव्य। अभी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो पढ़ा। गांव की कुएं का उपयोग सभी जाति, धर्म और लिंग के लोग कर सकते थे, यहाँ हो गया समानता का अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न क्रियाकलाप को भी कीजिए। जहाँ लगता है कि नहीं हमें उत्तर लेखन करना चाहिए, तो उस प्रश्न का उत्तर लेखन भी आप प्रयास कीजिए। चौथा है, यह कहा जा सकता, तीसरा है कि यह कहा जा सकता है कि भारत में सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। क्या आपको लगता है कि यह एक सच्चाई है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं? तर्कों के साथ उत्तर दीजिए। तो इसका भी आप प्रयास कीजिए, क्योंकि लॉजिकल जो प्रश्न हैं वो बनते हैं, यूपीएससी पूछता है। तो आप एनसीईआरटी देखिए इस तरीके से डिज़ाइन किया कि आप अपने थिंकिंग को डेवलप कर पाएँ, सोच पाएँ, ना कि आप केवल चैट जीपीटी के सहारे आप चीज़ों को, आप चैट जीपीटी का सहारा ना लेकर के आप इस तरीके से प्रयास कीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होगी। तो आप एग्ज़ाम में तो चैट जीपीटी आपके पास होगा नहीं कि परीक्षा हॉल में आपके पास होगा, आपको सोचना ही पड़ता है वहाँ, और फास्ट थिंकिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप इस तरीके से धीरे धीरे अभ्यास करिए अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। चौथा प्रश्न है, आपने पढ़ा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने आरंभ से ही अपने नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। क्या आप बता सकते हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने आरंभ से अपने नागरिकों को क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष की आयु में से मताधिकार। क्या आप बता सकते हैं भारत ने ऐसा क्यों किया? विचार कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। नहीं, आप फोकस IAS PCS के टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपना उत्तर बता सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय संविधान के निर्माण को कैसे प्रेरित किया? भारतीय संविधान की विरासत ने संविधान की किन प्रमुख विशेषताओं को किस प्रकार प्रेरित किया, स्पष्ट कीजिए। तो इसे आप लिख सकते हैं 150 शब्दों में, 100 शब्दों में, जैसे भी आपको लिखना हो। इस प्रश्न का जरूर से जरूर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, मेंस में पूछा भी जाता है। छठा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हम एक समाज के रूप में संविधान के सभी आदर्शों को प्राप्त कर चुके हैं? यदि नहीं तो एक नागरिक के रूप में हम में से प्रत्येक क्या कर सकता है जिससे हमारा देश इन आदर्शों के और निकट पहुंच सके? तो क्या है, एक समाज के रूप में संविधान के सभी आदर्शों को प्राप्त कर चुके हैं। यदि नहीं तो एक नागरिक के रूप में हम में से प्रत्येक क्या कर सकता है जिससे कि हमारा देश इन आदर्शों के और निकट पहुंच सके। तो अभी क्या है, अभी बहुत सारे जो आदर्श हैं हम उसकी पूर्ति तो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें उस पर विचार करना चाहिए। बताइए वे कौन कौन से आदर्श हैं? जैसे क्या अभी छुआछूत वाला है, या भेदभाव का मामला भी, वो भी
हम लोग उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, हम सभी को समान नज़र से नहीं देख पा रहे हैं, काले गोरे का भेद भी हम नहीं मिटा पा, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। महिला एजुकेशन की बात, अभी भ्रूण हत्या भी होती है, लड़के को अधिक महत्व दिया जाता है, लड़कियों को कम आंका जाता है, दहेज जैसी प्रथाएं हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो ये आदर्श पूर्ति के लिए है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है। 7वां अगले पृष्ठ पर दी गई शब्द पहेली को भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए हल करना है। ठीक है, तो ये भी आप विचार कीजिएगा। ये तो जरूर से आप लिखने का प्रयास करिए इस प्रश्न को, 5वें प्रश्न को। आगे पहेली देख लेते हैं। वे अधिकार जो हर नागरिकों को मिलते हैं, जैसे स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, दूसरा है तो क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक है। वह गैस जिसमें मूल संविधान की प्रति सुरक्षित रखी गई, अभी हमने पढ़ा था हीलियम में। ठीक है, तो ये हीलियम हो गया। लोगों का वह समूह जिसने भारतीय संविधान तैयार किया, तो संविधान सभा। ठीक है, ये है संविधान सभा। चौथा, संविधान का आरंभिक कथन जो वे मूल्य व आदर्श बताता है जिनका वह संरक्षण करता है, तो क्या उद्देश्य का या प्रस्तावना, ये उद्देश्य का। बाएं से दाएं देखते हैं अब। वह प्रक्रिया जो संविधान में परिवर्तन के लिए प्रयोग की जाती है, तो क्या संशोधन। ठीक है। सरकार का अंग जो कानून बनाता है, तो क्या है विधायिका। 5वां नंबर देखते हैं, विधायिका। सरकार का अंग जो कानून को क्रियान्वित करता है, क्या कार्यपालिका। 8वां नंबर, तो क्या है कार्यपालिका। संविधान का वह भाग जो नागरिकों के कर्तव्य को दर्शाता है, तो क्या मौलिक कर्तव्य यहाँ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऊपर नीचे और दाएं बाएं करके समझ लिया पहेली के माध्यम से। तो यह चैप्टर अति महत्वपूर्ण था, आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सारे आर्टिकल को याद कर लीजिएगा, फंडामेंटल राइट सारे याद होना चाहिए, डीपीएसपी के जितने आर्टिकल हैं वे याद होना चाहिए। ठीक है, कितने भाग हैं संविधान में, कौन कौन से भाग की कौन कौन से भाग में क्या है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। सारी अनुसूचियाँ जो हैं यानी शेड्यूल जो हैं वे भी याद होने चाहिए कि किस शेड्यूल में कौन सी बातें कही गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये अध्याय कर लिया है। अगले फिर अध्याय में हम मिलेंगे। महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी अभ्यर्थी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो मेंस टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो प्री टेस्ट सीरीज हो, तो हमारे चैनल पे चलाई जा रही है, आप उसे जोड़ सकते हैं। आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे, विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।